जी थैंक्स। ये विश्व पुस्तक मेला भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी दुनिया के तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी हर साल लेकर आता है। वो न केवल ज्ञान की पूंजी है बल्कि अनुभवों की, प्रेरणा की पूंजी है और अपने आप को पहचानने का सामर्थ्य इन किताबों के अंदर होता है। किताबें सिर्फ पढ़ने की या उद्धृत करने की चीज़ नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक बड़ी आग है, उनके अंदर बड़ी रोशनी है, उनके अंदर बड़ी करुणा है। उसको हम कैसे जिएं और कैसे समाज में उस रोशनी को फैलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं राजकमल प्रकाशन के बुक स्टॉल पे खड़ा हूँ और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पुस्तक यहाँ एक छप चुकी है और आगे भी पुस्तकें आएंगी। और जिस तरह इस प्रकाशन ने उत्कृष्टतम हिंदी साहित्य की सेवा की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। को मिली वो यहाँ पर मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, यूनिटी नहीं है ना। वहाँ एक रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो संघर्ष जो सदियों से चला आ रहा था वो रोल प्ले करता है। यहाँ पर स्लम्स भी बटे हुए हैं, वहाँ के लोग बटे हुए हैं धर्म में, जाति में, क्षेत्रों में और बाहरी, और इसमें कई तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। इसी प्रकार से मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ परिकथा के संपादक और कथाकार शंकर जी को कि वे इस उपन्यास पर अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने कहा है कि उस समय में जबकि सभी विधाओं की तरह कहानी भी विचारपूर्वक और संवेदन विपन्न हो गई है, उसी परिदृश्य में कुछ संघर्षशील आवाजें भी हैं जो कथा परिदृश्य को जीवंत और भावनात्मक बनाए हुए हैं। अब इन नामों पर उन संघर्षशील आवाजों को अगर पहचानने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है प्रज्ञा उसमें सबसे ऊपर कर इस शताब्दी में बहुत सारे लेखक उभर कर आए हैं। मोहम्मदारी हो सकते हैं, राग हो सकती है, सत्यनारायण पटेल हो सकते हैं, कुमार अशोक हो सकते हैं, गजेंद्र रावत होंगे, आशीष मल्होत्रा होंगे, मनीष बैद्य होंगे, कमलेश होंगे। लेकिन इनमें प्रज्ञा की जगह को अगर देखना हो तो यह देखना पड़ेगा कि जो कुछ लिखा है तो मात्रा में भी ज़्यादा है। 4 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और कई आलोचना की पुस्तकें और स्तरीयता में भी बहुत ऐसा मूल्यांकन किया नहीं जाता है किसी दौर में। लेकिन मूल्यांकन की जब बात होती है तो
उपन्यास दिल्ली पर लिखा गया है और शुरू में जैसा कि विद्या ने कहा है इस उपन्यास की पूरी प्रस्तावना उन्होंने कर दी है, लेकिन यह पूरी प्रस्तावना ही नहीं है। उन्होंने अपने लिए कसौटी भी रखी है, मुझे जानना जाए इस कसौटी पर उन्होंने लिखा दिल्ली के बारे में जल कर खाक न हुआ समेट कर रात और एक जगह अपनी भूमिका में उन्होंने लिखा है दिल्ली एक ठहरा हुआ शहर नहीं है, यह एक काफिला है। तो जाहिर है कि वो इस उपन्यास की कुल प्रस्तावना में एक सकारात्मक निष्कर्ष देती हैं। यह एक कसौटी भी है कि उनको आलोचक और पाठक जांचे इस कसौटी पर वो सही करते हैं। मैंने उपन्यास पढ़ा है, आप पढ़ेंगे तो शायद ये पाएंगे कि इस कसौटी पर वो पूरी तरह से जो पूरी प्रस्तावना पूरी तरह से यह उपन्यास प्रथम संख्या स्थापन का स्थापन का उपन्यास, लेकिन वास्तव में यह स्थापन का ही उपन्यास नहीं है। यह समाज की मौलिक सतह पर जो जीवन होता है, समाज की निजी सतह पर जो दुनिया होती है, उसके संघर्ष और हिंसा का उपन्यास है। जो शीर्षक उन्होंने दिया कानून पर कर, वह इसी का अभिव्यक्ति है। तुम पुजारू हो जाए, लेकिन घर में अपने कानून पर लेकर चलती हूँ, वही करता हूँ और मेरे पास श्रम की शक्ति है, मैं कहीं न कहीं अपना घर बसा हूँ। तुम पुजारू में अपना घर बसा हूँ। इससे यह सकारात्मक दृष्टिकोण में दिया पूरी उपन्यास में कृपया अपने लेखन में इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए साझा किया है वह यथार्थवादी लेखन की टेक्निक है। वह यह किसी कथा को पात्रों की निष्ठा में बंधने नहीं दिया। वो पात्र जिस परिवेश और जिन परिस्थितियों से चालित होते हैं, प्रभावित होते हैं, नियत होते हैं, उनकी पहचान की जाए उन पात्रों की। यह पूरे उपन्यास में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पात्रों की जिंदगी तो है, उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत व्यू हैं, बहुत कसमकस है, लेकिन उनकी दृष्टि भाई यहाँ बात न करें प्लीज। दृष्टि रहती है उन पात्रों के माध्यम से सवालों कम आवाज दे रहा है। अपने छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवालों इस उपन्यास में आप गौर करें, वो एक जीवन चित्रित हुआ है शुरू से अंत तक। उसमें बहुत कुछ है, सामाजिक साझापन है। इस बस्ती की बात हो रही है, यमुना के किनारे पर बस्ती का हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी है, यही भारत का यथार्थ है। यह सामाजिक साझापन है। यहाँ बाल शिक्षा का सवाल भी है, बाल श्रम का सवाल है और पत्रकारिता के मीडिया के चरित्र की बात है जिसको इशारा किया। मीडिया की एकमात्र बात आप सबको मेरा नमस्कार। मैं क्या बोल पाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ बातें कहूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय शंकर सर का, आदरणीय रोहिणी अग्रवाल सर का, आदरणीय भालचंद जोशी सर का और आप सबका जो इस मौके पर यहाँ आए और इन वक्ताओं ने न सिर्फ ये उपन्यास पढ़ा है बल्कि बहुत गहराई से मंथन किया है। मेरे जैसी जगह में इतनी गंभीर बात हो जाना बहुत बड़ी बात है और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इन लोगों ने सिर्फ एक रचना नहीं पढ़ी है, लेकिन इनकी बात कहना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि निरंतर ये मेरी रचना धर्मिता से जुड़ी हुई है शुरुआत से। तो इनका कहना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जहाँ तक इस उपन्यास की बात है, बहुत बातें हो गई हैं, मैं थोड़ी सी बात और कहूँगी। एशियाई खेलों से शुरुआत होती है इसकी। 1980 के बाद दिल्ली कैसी रही, ये उपन्यास उस पर केंद्रित है। और दूसरा छोर, एक छोर एशियाई खेल है और दूसरा छोर राष्ट्रमंडल खेल से की तैयारी, और इसके बीच में है यमुना प्रश्न।
यमुना पुष्टा जिसके लोगों के संघर्ष हैं, जीवन को जीने की ऊंची छलांगे हैं, उनके जीवन के प्रगति सन्नाटे भी हैं और जिंदादिली भी है। ये मैंने कोशिश की है कि इस उपन्यास में रख सकूं। दूसरी चीज ये भी है कि जब मैं इस उपन्यास को लिख रही थी तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं जो विकास का एक मॉडल है, जो उसकी दशा है, मैं मानवीय दृष्टि से उस पर कुछ सवाल जरूर उठा सकूं। तो कोशिश मेरी रही और इस कोशिश को कामयाब किया उन मजदूरों ने जो 10 लाख मजदूर इस एशिया खेलों के लिए दिल्ली को चमकाने के लिए आए थे। पुल बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए वो लगातार आए और शासन प्रशासन ने उन सब लोगों को अविकसित जगहों पर बसा दिया। उस अविकसित जगह पर जिसको 75 में भी हटाया गया, लेकिन फिर से उनको बसाया गया और उनसे पूरा भरपूर दिया गया। उन्होंने अपना उत्तमांश दिया, दूसरों की दुनिया में स्वर्ग रचे और खुद वो मनुष्यता से एक दर्जा नीचा होने का दुख झेलने के लिए अभिशप्त रहे। ये वो लोग थे और ये पूरी कहानी इसी रूप में चलती है। इस विकास को लेकर ये बात सामने आती है और जब परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं बन जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, मैंने सवाल उठाने की कोशिश की है कि तब ये शहर उनके साथ क्या सलूक करता जब ये परियोजनाएं पूरी होती है। शहर जो उन्हें बसाता है, वही शहर, वही शासन प्रशासन उनके लिए अवैध कब्जे की बात कहने लगता है, वही उन्हें कूड़ा करकट कहने लगता है, वही उनको वही दृष्टि से अपराधी घोषित करता है। निरपराधियों पर भी पूरा कोर्ट ट्रायल है इसमें प्रदेश का कि किस तरह से एक बच्चे को, एक नाबालिग बच्चे को किस तरह से जुर्म में रोक दिया जाता है। मैंने जब ये उपन्यास लिखा तो बहुत सारी बस्तियां, जब मैंने जो रिसर्च किया, बहुत सारी बस्तियां मेरे सामने आई यमुना पुष्टा की, जिनमें बेला गांव की थी, माला गांव की थी, संजय अमर कॉलोनी थी, इंदिरा कॉलोनी थी, ढोलक बस्ती थी, या फिर हम कहें कि बिहारी बंगाली बस्ती थी, बहुत चाइना कॉलोनी, बहुत सारी इसमें बस्तियां आपको दिखाई देंगी। किसी एक बस्ती की कहानी नहीं है, बहुत सारी बस्तियां इसमें शामिल हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे पात्र हैं। कहीं पूनम और सूरज हैं तो नेचू और गुड़िया भी हैं, मुनमुन भी है, सुगंधा और उमा भी है। इसमें एक तरफ आपको मीडिया का स्याह और उजला चेहरा भी दिखाई देगा और जन संगठनों की भूमिका भी दिखाई देगी। ये इस तरह की चीज पूरे इस उपन्यास को लेकर मैं चली हूँ और यही कहूँगी कि ये कहानी सिर्फ विकास के मॉडल को देखते हुए विस्थापन की कहानी नहीं है। ये विकास से जुड़े पलायन से जुड़े विस्थापन से जुड़े पुनर्स्थापन और फिर विस्थापन का जो अंतहीन सिलसिला है, ये उपन्यास उसकी कहानी कहता है। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की ये बस्ती जरूर है, लेकिन ये कहानी मुंबई में भी घटित हुई है, ये कहानी जो है कलकत्ता में भी घटित हुई है, ये कहानी चेन्नई में भी घटित हुई है और इसका जो वैश्विक स्तर है, अभी रोहिणी अग्रवाल मैम ने बताया है, ये इस तरह के स्लम्स बहुत सारे हैं। ये कहानी इन पर है। ये वो लोग हैं जो अपने सपनों की गठरी बांध कर इस दिल्ली में आए थे, लेकिन गठरी खुली वो सपने जो ये अपने बच्चों को देना चाहते थे, लेकिन वहां तक भी ये सपने नहीं पहुंचे। और ये सारे लोग 2004 मई में जब ये पूरा पुष्टा ढहाया गया, दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती थी उस वक्त, जब ये पुष्टा ढहाया गया और इनको कहा गया कि आपको नई जगह पर भेजा जाएगा, सिर्फ 20% लोगों को आवास की योजना मिली, बाकी कहीं नहीं थे, वो अपने घर लौट गए या कहीं इधर उधर चले। और उनमें भी जो लंबी में कला में गए या नरेगा में गए या मदनपुर खागर में गए, ये सारे लोगों को भी कोई विकसित ढांचे नहीं मिले, इनको वहाँ भी शून्य से सब कुछ शुरुआत करनी। बहुत सारी मुसीबतों में ये लोग रहे। तो ये कहानी ऐसे ही लोगों की कहानी है, इसको मैंने कहने की कोशिश की है और मैं इसे आज आप लोगों को सौंपती हूँ और आप इसे पढ़ें, अपनी प्रतिक्रिया से नवाजें। मैं एक बार फिर से पूरे मंच का, आदरणीय शंकर सर का, रोहिणी अग्रवाल मैम का, हरचंद जोशी सर का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ साथ वो आभार मैं
मैं ज़रूर व्यक्त करूंगी अपने शहर दिल्ली को आभार। ग्रीक नाटकों में ट्रायोलॉजी होती है, वैसी ट्रायोलॉजी तो नहीं है ये, लेकिन शहर इसमें दिल्ली शहर के अलग अलग रूप हैं, तो मैं कहूँगी एक नए तरह की आप कह सकते हैं ट्रायोलॉजी पर मैंने काम किया है। ये त्रयी जिसे अभी किसने कहा भी कि ये त्रयी मैंने पूरी की है अपने रूप में। और दूसरा जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये वरिष्ठ चित्रकार अशोक भौमिक जी का चित्र है, जिनसे मैंने पोल पर मैं देख रही थी लगातार, मैंने बहुत सारे चित्रकारों के और सब चित्र खंगाल डाले फेसबुक से, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन एक दिन अचानक मैं उठी और अशोक जी ने अपनी पोस्ट पर ये चित्र लगाया जिसका शीर्षक था होमलेस। मेरे पास उनका नंबर नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मेरे बिल्कुल बगल में ही रहते, क्योंकि मैं कुछ समय पहले ही गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ। और मैंने उनको फेसबुक के मैसेंजर में मैंने एक मैसेज किया कि अशोक जी अपने नए उपन्यास के लिए आपका चित्र चाहिए। उन्होंने कहा प्रज्ञा जी मैं आपको जानता हूँ और प्रियदर्शन जी यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा था मैं प्रियदर्शन जी के मार्फत से आपको मैंने जानना शुरू किया, अशोक भौमिक जी। और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेजिए। तुरंत उन्होंने मुझे ये चित्र मुझे भेजा। हालांकि इसके लिए लोक भारती प्रकाशन ने उनको पारिश्रमिक उनको दिया है। मैं अंत में लोक भारती प्रकाशन के रमेश गोवर अंकल और इस किताब को कंपोज करने वाले संगम भाई और इसको पढ़ने वालों में से भी जो आरंभिक रीडर थे मनोज पांडे जी यहाँ खड़े हैं, ये आरंभिक रीडर रहे हैं लोक भारती प्रकाशन के। मैं इन सबका आभार करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश है इसे जरूर पढ़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी। और इस पर बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा रही है और इस उपन्यास आपको आपके सामने सवाल पैदा करता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है। मैं प्रज्ञा जी के साथ रिसर्च के दौरान उस पुस्तक के इलाके में गया तो मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया, दश्त को देखकर घर याद आया। तो बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जो बड़ा साहित्यिक परिवार यहाँ मौजूद है इस बात की गवाही देता है कि किताबें पढ़ी जा रही हैं, किताबों पर लोग पढ़ना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं। और राजभवन प्रकाशन का आभार कि वो इसी तरह से आयोजन करते रहें और कहानियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। याद है मैम ना ठीक है सर। अच्छा संजय, हाँ खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। जरूर जरूर। हम जूम इंडिया की तरफ से आपसे बात करना चाहते हैं। प्रज्ञा जी, आप अपने उपन्यास के बारे में बताइए। ये नया उपन्यास आपका जो आया है कांधों पर घर, ये किस विषय वस्तु इसकी क्या है, किस प्रकार से यह उपन्यास आपने लिखा और इसमें क्या मुख्य सवाल आप उठा रहे हैं? राकेश जी, मैंने कोशिश की है अपने सभी उपन्यासों में और लेखन में, चाहे इससे पहले गुदड़ बस्ती हो, चाहे धर्मपुर लॉज हो, चाहे ये उपन्यास हो कांधों पर घर, मैंने कोशिश की है कि जो आम जीवन की जो खास कहानियाँ हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, मैं उन्हें लोगों को दिखाऊं, उन्हें लोगों को बता सकूं। मैंने ऐसी कोशिश अपने उपन्यासों में की है, अपनी कहानी संग्रहों में की है। जहाँ तक इस उपन्यास की बात है कांधों पर घर, ये उपन्यास विशिष्ट है और इसका जो लोकेल है वो दिल्ली है और दिल्ली में भी जो विशेष है वो यमुना पुष्ता विकास का जो पूरा मॉडल है और वो यमुना पुष्ता को उसने कैसे प्रभावित किया है। ये कहानी उस पूरे दौर की है, 80 के बाद की बनती हुई दिल्ली की कहानी, और जो ये सदी के बाद का जो पूरा पहला दशक है ये वहाँ तक जाता है। ये 20-22 साल का पूरा घटनाक्रम, 2 दशक से थोड़ी अधिक की यात्रा इस उपन्यास में है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो बहुत सुविधा संपन्न तबके से नहीं हैं और मैंने कोशिश ये की कि ये जो सारे पात्र हैं और ये जो पूरा शहर है इसको उस सुविधा संपन्न तबके से ना दिखाऊं, बल्कि मैं शहर के भूगोल के बहुत नीचे से मैं इसको दिखाने की मैंने कोशिश की है। और अभी आप देख रहे हैं राजकमल से अभी आदरणीय रोहिणी अग्रवाल जी ने, आदरणीय शंकर जी ने और वरिष्ठ कथाकार भालचंद जी ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
मैं अगर कहूँ कि उन लोगों को ये उपन्यास महत्वपूर्ण लगा तो मुझे यही लगता है कि ये लोग उस यथार्थवादी परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेखन की उस यथार्थवादी परंपरा से जो है और जो बेहतर की उम्मीद करती है। मेरी जो पूरा कांधों पर घर ये उपन्यास है, ये इस यमुना पुष्टा की तमाम जो झुग्गी बस्तियां रहीं जिनको उजाड़ा गया और फिर कहीं बसने के लिए ये लोगों को जगह नहीं मिली, ये लोग दर बदर भटकते रहे, ये कहानी ऐसे ही जिंदा दिल लोगों की कहानी है जो जीवन के वास्तविक संघर्षों से गुजरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और नए आप लगातार आप काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है कि जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है, वो एक तरीके से फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री